नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुमाऊं मंडल के ऊधम सिंह नगर जिले में स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। नड्डा बंगाली समाज के संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरते हुए नजर आए। कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जमकर निशाना साधा। गोदियाल का कहना है कि केंद्रीय नेताओं की राज्य में सक्रियता बढ़ी है। उसे स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें राज्य के नेतृत्व पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जहां राज्य के नेतृत्व को लेकर किसी पार्टी को विश्वास नहीं होता तो फिर कमान को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश की जाती है। यह स्थिति आज उत्तराखंड में बीजेपी की हो गई है। उन्होंने कहा कि यहां के नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व को बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो ये मान चुके हैं कि यहां के नेता जनता की नजर में महत्वहीन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनकी यह मजबूरी बनती है कि पूरे चुनाव को नियंत्रण में लिया जाए। जहाँ तक बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का राज्य में सक्रियता उनकी बढ़ गई है, आपका प्रश्न का आशय ये है, तो ये स्पष्ट है कि उन्हें राज्य के नेतृत्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जहाँ राज्य के नेतृत्व पर किसी पार्टी को भरोसा नहीं होता तो वो फिर कमांड को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड यूनिट में हुई है। तो नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी तंज कसा है। हरीश रावत ने नड्डा को अपना पड़ोसी बताते हुए कहा कि नड्डा उत्तराखंड में अपना अड्डा बनाकर रहे, लेकिन नड्डा के उत्तराखंड आने के बाद भी भाजपा सरकार का जाना निश्चित है। वही जेपी नड्डा के कमीशन खोरी वाले बयान पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने कहा कि नड्डा अब देश में राफेल विमान सौदे के कमीशन की बात कर रहे हैं। वो पहले ये तय कर ले कि राफेल सौदे में किसने कमीशन खाया, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाए। ये रचनात्मक कार्यों के साथ राजनीति का संदेश है। हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। देहरादून में मनीष सिसोदिया ने देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के व्यापारियों को दिल्ली की नीति पर साधने की कोशिश की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को परेशान करने वाली खिड़कियां बंद कर दी हैं और सरकारी अधिकारियों को व्यापारियों के घर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकारों का काम व्यापार करना नहीं है बल्कि प्रदेश में सरकार को चलाना है। आज सरकारें खुद मलाई के चक्कर में व्यापार में उतर गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार पर सबसे पहले लगाम लगाई। हमने ऑफिसर्स से कहा भाई फाइल बनाओ, डिसीजन लो। ऑफिसर्स कन्वेंशनल सोचते हैं, बोले नहीं साहब 12% पे इतना पैसा इकट्ठा होता है, अगर आप 5% करोगे तो टैक्स तो अधूरा रह जाएगा, आधे से कम रह जाएगा। हमने आमने सामने बिठाया व्यापारियों को और ऑफिसर्स को। व्यापारी बोले साहब पहले एक काम करो, एक सेक्टर का करके देखो, 12.5% से 5%। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपका टैक्स कलेक्शन कम हो तो हमें। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पॉल गौतम ने देवभूमि जनसंवाद के दौरान बड़ी घोषणा की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में सरकार बनाने पर ऐसी ही योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के माध्यम से 2500 रुपए का ट्रैवल स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है।
SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के मेधावी छात्रों को इस योजना के माध्यम से JEE, JEE, नीट, क्लैट, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि जैसी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। आज हम उत्तराखंड के साथियों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के बच्चों के लिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, क्लैट में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में, बैंकिंग में, रेलवेज़ में, तो तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के बिना आजकल बच्चे सफल नहीं हो पाते। तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई। आज राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे ने एक बार फिर से आंदोलनकारियों और युवाओं को लेकर आवाज उठाई है। भावना पांडे ने जूनियर इंजीनियर्स के धरने में शामिल होकर राज्य सरकार से मांग की है कि वो युवाओं का ध्यान रखें और युवाओं की मांगों पर ध्यान दें। भावना पांडे ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं की बात कर रही है, लेकिन असल में युवाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। भावना पांडे ने मांग की है कि दाम में सरकार युवाओं की मांगे माने। शिक्षा प्रेरक हैं, इनको 8 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया और मात्र 3,000 सैलरी देते थे। मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नेताओं को 4 लाख, उनको 3,000 और 3,000 की नौकरी से निकाल दिया। अब ये सब ओवर एज हो चुके हैं। कम से कम 3700 लोग 3700 लोग हैं, सब बेरोजगार हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि 8 साल के बाद इनके बाल बच्चे अब नहीं बाहर नौकरी के लायक हैं, तो इनकी एक सुध लेनी चाहिए सरकार को और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करनी चाहिए। देहरादून में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। आवास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में संबंधित बातचीत की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्किंग एवं सड़क जैसे विषयों की शिथिलीकरण के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजना की गति में तेजी लाने के लिए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता रखने का आदेश भी जारी किया गया। साथ ही शहरी विकास के मुद्दों को 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, आज आवास विकास की और उडा की बोर्ड बैठक थी 2। उन बैठकों में बिंदुवार जो थे काम, उन पर चर्चा हुई। कहीं शिथिलीकरण के ज़्यादा मामला थे, मार्गों में शिथिलीकरण देना है, ये करना है, तो उस पर विचार करके जो देने लायक थे उन पर दिया है। प्रधानमंत्री आवास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, इस प्रकार का निर्देश दिया है और प्रधानमंत्री आवास की पूरी समीक्षा की गई है कि कहाँ कहाँ कितने स्तर पर हैं। बीते 1.5 सालों से एक आदेश में हुई त्रुटि सुधार की मांग पर भी अमल नहीं होने से नाराज परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी मंगलवार से प्रदेश भर में बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में स्थापित चेकपोस्ट का स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है। आपको बता दें कि 3 और 4 सितंबर को परिवहन सचिव के साथ हुई 2 और दौर की वार्ता में शासन ने शासनादेश में हुई गलती को शीघ्र दूर करने का भरोसा दिया था, जो अब तक दूर नहीं हुई। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जून में एक जीवो जारी हुआ था पुनर्गठन का परिवहन विभाग का, जिसमें पदों की संख्या, जो नए पद सृजित किए गए थे, उसमें कई संवर्गीय पद थे। इसमें आरटीओ स्तर के पद भी बढ़ाए गए थे, आरटीओ स्तर के पद भी बढ़ाए गए थे, प्रवर्तन सिपाहियों के पद बढ़ाए गए थे। उसी में मिनिस्टर संवर्ग के भी 30 पद बढ़ाए गए थे। वो जब जीओ जारी किया गया 2020 जून में, तो उस जीओ के अंतर्गत जो हमारे मिनिस्टर संवर्ग के जो पद थे, उसमें भूलवश, त्रुटिवश उन्होंने जो हमारे 26 पद लिखे जाने थे उसको 14 लिखा गया। उस टाइम कोरोना काल था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो जारी हुआ। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सचिवालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उत्तराखंड के हितों को लेकर व्यापक प्रस्ताव रखे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में उनियाल ने उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाग्रस्त राज्य के लिए ग्रीन बोनस सहित विशेष पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG 2020 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की रैंक बेहतर होकर अब 3री हो गई है, जो कि साल 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 10वीं थी। नीति आयोग की रिपोर्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड की रैंक नंबर 2 है।
हमने एक और भारत सरकार ठीक किया, क्योंकि हमारे राज्य का इको सिस्टम सर्विसेज में पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे राज्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश को बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारा राज्य दे रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत समय से ये कहा गया है कि जो इंटर स्टेट आवंटन होता है भारत सरकार की ओर से वित्तीय संसाधनों का, उसमें इस फैक्टर को भी शामिल किया जाना चाहिए। और जब तक यह प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती तब तक ग्रीन बोनस के तौर पर हमारे राज्य को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ न कुछ धनराशि का प्रावधान किया जाए, जिससे कि राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और केंद्र सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में हमें हर क्षेत्र में जो मदद की है, उसके लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए मैंने उनको धन्यवाद। तो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए। एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के टिकट कटने पर पूछे सवाल पर विधायक इतना भड़क गए कि अपना आपा खो बैठे। विधायक कर्णवाल ने एक बार नहीं कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। देखिए, जो ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहां से? हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे में जिसका नाम पहले नंबर पर होता है, उसके पहले नंबर पर विचार किया जाता है। रुद्रप्रयाग में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की याद में हाफ मैराथन दौड़ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय जखोली में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक भरत सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और माधो सिंह भंडारी को याद किया। उन्होंने कहा कि माधो सिंह भंडारी का बलिदान अतुलनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्य अतिथि ने मैराथन दौड़ से पहले दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद सबको एक मां को अपने तो उत्तराखंड में हरीश रावत और बीजेपी सरकार के बीच रोजगार के आंकड़ों को लेकर चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हरीश रावत ने अब कह दिया है कि पहले राज्य सरकार अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले और उसके बाद मुझे चुनौती दे। दरअसल हरदा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर बीजेपी सरकार 5 सालों में 3200 नौकरियां देने का रिकॉर्ड दिखा दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिसके पलटवार में भाजपा सरकार ने पूरे रिकॉर्ड को सार्वजनिक करते हुए हरीश रावत से पूछा है कि क्या वो अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य सरकार और उसके मंत्रियों को रोजगार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हरीश रावत का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों के सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अधियाचन जारी हुए और कई पदों में परीक्षाएं भी हुई, उन सबको बीजेपी के नेता और मंत्री अपनी सरकार के आंकड़ों में सम्मिलित करवाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हरीश रावत ने भाजपा के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि अपने 5 साल में 3200 नौजवानों के नाम बता दे जिनको राज्य सरकार ने सरकारी मुलाजिम बनाया हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रोजगार को हमारे दृष्टि में प्रमुख मुद्दा है और हम एक रोजगार मूलक शासन व्यवस्था बनाएंगे जो लोगों में काम दे, लोगों को रोजगार दे, जिसमें सरकारी पद भी सम्मिलित है, उनको भरने की योजना बनाएंगे। वहीं हरीश रावत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राज में प्रदेश में खनन और शराब माफिया हावी थे। हरीश रावत के कार्यकाल में क्या क्या हुआ सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार का दावा है कि पौने 5 साल में विभिन्न विभागों में 11,056 सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें 3,412 पदों पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और 7,644 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 7,089 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है।
वहीं 2622 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होनी है, जबकि लोक सेवा आयोग में 1438 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आयोग में सीधी भर्ती के 1455 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अब जहां तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े सबके सामने हैं। अब आप लोग उनसे पूछना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े मेरे सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे मैं तो नहीं कहूँगा कि उनको संन्यास लें, क्योंकि उनकी अभी हमें ज़रूरत है, लेकिन आप पूछिएगा जरूर उनसे। उत्तराखंड में 2022 चुनाव नजदीक आते ही युवाओं को रोजगार देने और न देने का मुद्दा लगातार उठ गया है। राजनीतिक पार्टियां लगातार युवाओं को निशाने पर ले रही हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार में उन्होंने युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस इस पर निशाना साधते हुए कह रही है कि वो अपना पूरा आंकड़ा जरूर दिखाएं कि आखिरकार उन्होंने कितना रोजगार इन 4.5 सालों में प्रदेश के युवाओं को दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2022 चुनाव में युवा किसके सर पर नई सरकार की ताजपोशी करते हैं। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।